नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं, किस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आता है और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जिसमें बोला हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो कहा है रहीम के दोहे खैर खुन खांसी खुशी में कौन-सा अलंकार है? तो देखो यहाँ पे ख, 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 ख की आवृत्ति हो रही है। तो जब भी ऐसा किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार लगता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमसे ख जो है, ख में बोला हुआ है कौन से विकल्प से मनुष्य के हृदय में के भावों को प्रकट करने का भाव प्रकट होता है? तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नैना देत बताए सब, हेय को हेत अहेत। ठीक है? तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ग। ग में हमसे बोला हुआ है आवाहन कविता के अनुसार, ठीक है, तो सांचे के बिना मूर्ति नहीं बन सकती। ठीक है, उस कविता में ये बताया हुआ है कि सांचे के बिना क्या है, मूर्ति नहीं बन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आजादी कविता के अनुसार आजादी का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, उन्मुक्तता। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला एमसीक्यू जो है उस पे चलते हैं। उसमें बोला हुआ है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का संदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए वाला करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्या संदेश मिलता है कि प्रकृति की रक्षा से ही प्राणियों की रक्षा संभव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो 15 से 20 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है आपको। बीती विभारी जागरी कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किस रूप में किया है? बीती विभारी जागरी भोर के सौंदर्य पर रचित एक कोमल रागात्मक कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा आंसर आपको लिख लेना है, या अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ख वाला। उनको प्रणाम कविता से ली गई पंक्ति यह दुनिया जिनको गई भूल में जिनको से कवि का क्या आशय है? ठीक है, तो वे वीर जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दिया परंतु स्वतंत्रता के सुख का आनंद नहीं उठा सके, उन महापुरुषों और स्वार्थ रहित कर्म योगियों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं, जबकि हमें ऐसे व्यक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ग। ग में बोला है आवाहन कविता से ली गई पंक्ति बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़े बढ़ो ऊंचे चढ़ो का क्या भाव है? तो यहाँ पे ये इसका भी आंसर दिया गया है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो परिश्रमी तथा कर्मशील होते हैं। इसलिए व्यर्थ बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद घ में बोला हुआ है कबीर के पठित दोहे के आधार पर कि निंदकों को की जीवन में क्या महत्ता है? ठीक है, यानी जो हमारी बुराई वगैरह करते हैं उनकी क्या महत्वता है हमारे जीवन में, तो वो पूछा गया है। उसका उत्तर यहाँ पे हम लिखेंगे निंदकों से हमें हमारी कमियों का पता चलता है। हमें अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए और ना ही उसका बुरा मानना चाहिए, बल्कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अड़ा क्वेश्चन आ जाता है आपका 5वां क्वेश्चन। कबीर के ने दोहे में दो हाथ उलीचिए किसके लिए और क्यों कहा है? तो देखो यहाँ पे बोला कबीर ने दोहे में दो हाथ उलीचिए उस व्यक्ति के लिए कहा है जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन है, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती है जिससे घर का विनाश
होना निश्चित है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। आप इसमें एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में कवि ने किस स्वयंवर की और कैसे चर्चा की है? तो कवि ने चंद्रग्रहण से लौटती बेर में सरसों के स्वयंवर की चर्चा की है, जो फागुन के मास में हो रहा है, और फाग होली के माध्यम से उसकी सुंदरता की प्रशंसा की है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे ये वाला आंसर भी हो जाता है। इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा, निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? उसके कवि का नाम लिखते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे यह काव्यांश इसे जगाओ कविता से लिया गया है तथा इसके कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। अब यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य करना है, तो सबसे पहले भाव सौंदर्य आ जाता है। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। शिल्प सौंदर्य आ गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पे आपको 25 शब्दों में इसका उत्तर देना है। क प्रश्न पूछा हुआ है, बीती भी भारी जागरी कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सुबह का वर्णन करने के लिए बोला हुआ है। तो सूर्यास्त के समय जब रात की अंतिम किरणों ने स्थल स्वरूप बदल लिया होता है, आकाश की कालिमाएं हल्की होती हैं और हल्की हवा चलने लगती है। इस समय पक्षियों के कलरव, मंद हवा और फूलों की हलचल सब सुनाई देती है। इसके साथ ही फूलों की आकृति और रंगों का संवाद भी आकर्षण देता है। कुलकुल की आवाज से गूंजे हुए पक्षियों का समूह अपने आवाजों से प्राकृतिक सौंदर्य महसूस कराता है, जो बीती रात की अनुभूतियों के साथ संबंधित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हमारा खत्म हो जाता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न आ जाता है आपका, उनको प्रणाम कविता में कवि ने किन लोगों के साहस की ओर ध्यान दिलाया है? इसका उत्तर आ जाता है, उनको प्रणाम कविता में कवि ने उन लोगों के साहस की ओर ध्यान दिलाया है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहते रहे हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी कठिनाइयों का सामना किया हो। वे हैं जो कार्यों के प्रति समर्पित और निष्कल्प रहे हैं, जो समय और परिस्थितियों की परेशानियों के बावजूद अपने मिशन को पूरा करने में सफल रहे हैं। इस कविता में कवि ने उन व्यक्तियों की सराहना किया है। सॉरी, उन व्यक्तियों का सराहना किया है, लिखा है यहाँ पे, उन व्यक्तियों की सराहना की है जो अपने उद्देश्य के प्रति अपना समर्पण और आत्मसमर्पण दिखाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं फटाफट। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर प्रकृति के मानव की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा होगा, थोड़ा लेंदी सा आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है? अपने शब्दों में लिखिए। तो चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति अपने गहन अनुराग को व्यक्त किया है। कवि ने खेतों, खलिहानों और उनके प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है। कवि ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से की है। कवि ने चने और अलसी के पौधे के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने सरसों के पौधे का वर्णन किया है जो पूरी तरह से बढ़ चुके हैं और उन पर पीले रंग के फूल खिल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। इसमें बोला हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखिए। 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ के आधार पर बताइए कि मानव ने प्रकृति विरोधी कार्य मनुष्य के लिए अति कारक अहितकारक क्यों है? पर्यावरण को प्रदूषित से होने से बचाने के लिए आप क्या उपाय
क्या उपाय करेंगे। ठीक है, ये चलते हैं आगे इसके उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका, यहाँ पे ये उत्तर पुस्तिका आएगा, उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहादुर कहानी की नायिका निर्मला बहादुर के लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है। तो इसमें आएगा पड़ोस की स्त्री के कहने पर। ठीक है, किसके कहने पे? पड़ोस की स्त्री के कहने पर। लेखिका की अवस्था में गिल्लू का उनके बालों का सरा सहलाना मानवीय व्यवहार का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद गा जाता है रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के अनुसार हमें किसी को भी अपना बना सकते हैं मानवीय व्यवहार व आचरण के आधार पर। ठीक है, भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई अदम्य साहस आत्मविश्वास के बल पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा फीचर में होना अनिवार्य है क्या? तो सूचना होना अनिवार्य है। अपना पराया पाठ के अनुसार रक्त की श्वेत कणिकाएं रोगाणुओं से लड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा से आ जाता है आपका अपने प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ बहादुर वाचक के घर से क्यों भाग गया? तो बहादुर वाचक के लेखक के घर प्रारंभ में बहादुर को अच्छे से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी और पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने के से एवं मार खाने के कारण एक दिन वह अचानक भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर भी पूरा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिल्लू पाठ के आधार पर लिखिए कि उसकी मृत्यु के बाद लेखिका ने अंतिम संस्कार कैसे किया और क्यों। तो आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिल्लू की मृत्यु के बाद लेखिका ने उसे सोनजूही की लता के नीचे दफनाया। गिल्लू को सोनजूही की लता के नीचे दफनाया गया क्योंकि यह लता गिल्लू की को बहुत प्रिय थी। लेखिका को विश्वास था कि गिल्लू एक दिन सोनजूही के छोटे पीले रंग के बाहरी रूप में खिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक ने जर्मनी को महान देश क्यों कहा है। तो जर्मनी में हिटलर ने ही नहीं लिया, विश्व का भला करने वाले वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, चिकित्सकों आदि ने भी जन्म लिया है। मानवता की सेवा करने वाली क्रिस हेल्ड भी वहीं की हैं। इसलिए लेखक क्रिस हेल्ड से कहता है, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बचेंद्री पाल को पढ़ाई जारी रखने की में क्या बाधा आई? उसने अपनी बाधाओं को कैसे दूर किया? 8वीं पास करने के बाद पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने से मना कर दिया। बचेंद्री ने इसका भी रास्ता तलाश किया। उन्होंने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्चा जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत से एमए तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा सामने सामने रखा। इसके बाद आता है सखी राजकुमारी के आधार पर गौरैया के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये दोनों पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के आधार पर लिखिए कि नाखून को का बढ़ना और नाखून को काटना इन दोनों में से किसे अच्छा माना जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अर्थात विलासी जीवन झूठी शानो शौकत के बल पर चलता है। यदि शानो शौकत पर कहीं से आँच आती है तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। व्यक्तिगत वीरता जाग उठती है, लेकिन वह व्यक्तिगत वीरता किस काम की जो देश के काम न आए और आत्मघाती बन जाए। मिर्जा के व्यवहार को इसी आधार पर देखा जा सकता है। वस्तुतः इन शानो शौकत के मूल में कायरता ही है। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, विलासी जीवन क्या है? विलासी जीवन का आधार क्या है? तो यहाँ पे ये भी आ जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत वीरता का क्या आशय है? व्यक्तिगत वीरता कब सार्थक मानी जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। एलर्जी किसे कहते हैं? किन लक्षणों से एलर्जी होने की पहचान होती है? तो देखो यहाँ पे एलर्जी क्या होती है वो बता दिया है। उसके बाद एलर्जी के लक्षण बता दिए गए हैं। शरीर में पित्ती, सूजन, त्वचा का लाल होना, त्वचा का चकत्ते, सॉरी, त्वचा पर चकत्ते, त्वचा का फटना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, ख, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर लिखिए कि सहानुभूति, सॉरी, समानुभूति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आपको इसका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ और परिवार में हुआ? ठीक है, किस राज्य और परिवार में हुआ? अध्ययन के समय उसकी रुचि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति हो गई, क्यों हो गई? तो यहाँ पे भी आपको आंसर दिख रहा होगा। ये 2-2 मार्क्स के आंसर आपके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इंट्रो किसे कहते हैं? अखबार में इंट्रो का क्या महत्व है? तो यहाँ पे इंट्रो का महत्व आ जाता है और यहाँ पे इंट्रो किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुखी राजकुमार पाठ के आधार पर लिखिए कि मेयर के स्वार्थी होने का ज्ञान किन बातों से होता है? ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, जैसे ये वाला ऊपर था और ये वाला लास्ट क्वेश्चन था बुक में, सॉरी क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। 40 से 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले, फीचर किसे कहते हैं? फीचर लेखन की मुख्य विशेषताएं। ये आंसर आपके 3-3 मार्क्स के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, भारत की ये बहादुर बेटियां पाठ के आधार पर देश को गौरव दिलाने वाली 3 महिलाओं के नाम और कार्य क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे पहला आ जाता है लता मंगेशकर, दूसरी है कल्पना चावला, ठीक है, इनके बारे में दे दिया है, और आगे आ जाता है बछेंद्री पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल्लू किन क्रियाओं से लेखिका का ध्यान आकृष्ट करता था और क्यों? तो छोटा सा इसका आंसर है, लेखिका का ध्यान
आकृष्ट करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उतनी ही तेजी से उतरता। इस तरह भाग-दौड़ करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ ना जाती। ठीक है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका घ। बहादुर कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? बहादुर कैसे घरेलू नौकरों के प्रति आप कैसा व्यवहार करेंगे? सॉरी, बहादुर जैसे घरेलू नौकरों के प्रति आप कैसा व्यवहार करना चाहेंगे और क्यों? ठीक है? तो यहाँ पे आंसर इसका दे रखा है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको कविता दे दी गई है। ठीक है? इससे जुड़े प्रश्न आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस कविता के में किस बात का चित्रण है? तो इस कविता में झुकने के विभिन्न अर्थों का चित्रण किया गया है। थाली की ओर कब झुका जाता है? थाली की ओर रोटी का कौर तोड़ने और खाने के समय लिए झुका जाता है। एक सामान्य व्यक्ति और चापलूस के झुकने में क्या अंतर है? एक सामान्य व्यक्ति अपनी थाली पर खाने के लिए और अपने कामों के लिए झुकता है, जबकि चापलूस अपनी आत्मा को शक्तिशाली व्यक्ति के सामने हराने के लिए झुकता है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा आदमी चापलूस क्यों होता है? ठीक है? तो इसका आंसर आपको दिया गया है यहाँ पे। और अणा वाले में बोला झुकने को अवगुण कब माना जाता है? तो झुकने को अवगुण तब जब माना जाता है जब व्यक्ति किसी शक्तिशाली के सामने लज्जित और अपमानित होकर झुकता है। ठीक है? इसके बाद आ जाता है एक और क्वेश्चन, एक और पैसेज वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें गांधी जी के बारे में लिखा गया है। ठीक है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महामानव क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर आप इसी में से देख के लिखेंगे। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से देख के लिखना है, लेकिन आपको बिल्कुल उसी को कॉपी नहीं कर देना, आप थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग लिखना है, वरना क्या होगा आपके मार्क्स कट जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट में ख में बोला हुआ है, हिंसा के दमन की प्रेरणा देने में गांधी जी की तुलना किनसे की गई? ठीक है? तो भगवान बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह से की गई। इसके बाद क्या है, गांधी जी सार्थक जीवन की आधारशिला किसे मानते थे? तो गांधी जी सार्थक जीवन की आधारशिला महान संतों की भांति नैतिकता, सदाचार और ईश्वर के प्रति आस्था को मानते थे। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है सर्वोदय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सर्वोदय आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति और सुख शांति के द्वार खोले। भारत के दीनहीन किसान और मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उन्होंने कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। अब एक उचित शीर्षक पूछा था तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, मैंने यहाँ पे गांधी जी लिख दिया है। ठीक है? तो आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगे वो आप इसका नाम दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, निम्नलिखित के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले बोला निम्नलिखित में से किसी एक समस्त पद का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहले मैंने दोनों का कर दिया, जलधर का हो गया। जल को धारण करने वाला समास का नाम है तत्पुरुष। ठीक है? फिर आ जाता है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, और ये भी तत्पुरुष समास है। ठीक है? इसके बाद आ जाता है संधि विच्छेद, मतलब दो कौन से दोनों शब्दों को मिला के बना है। तो चिकित्सालय, तो चिकित्सा प्लस आलय, तो चिकित्सालय बन गया। प्रत्युत्तर, तो प्रति उत्तर। ठीक है? इसके बाद सु और अति उपसर्ग से एक शब्द बनाइए। तो सु का हो गया सुलभ, सुशील। ठीक है? एक कोई सा भी लिख सकते हो। अति का हो गया अतिशय, अतिशीघ्र। ठीक? या फिर अत्याचार भी लिख सकते हो आप। इसके बाद आ जाता है आपका घ, आ और अनी प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। तो पूजा, लेखा, दर्शनीय, पूजनीय। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट बोला हुआ है हमसे सरल वाक्य में बदलिए, जहाँ जाना और वहां से लौट आना कठिन काम है। वहां जाना और वहां से लौट कर आना कठिन काम है। वहां जाकर लौट आना कठिन काम है। ठीक है?
रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो जिन्होंने वीरता दिखाई उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मृत्यु का पूछा हुआ है मृत्यु और सूर्य का। तो मृत्यु का क्या हो गया? निधन, देहांत। और सूर्य का रवि, दिनकर, प्रभाकर। ठीक, इनमें से कोई भी दो बोले हुए थे। इसके बाद दोबारा से एक हमें पैराग्राफ दिया गया, लेकिन इसमें कुछ और बोला हुआ है। तो क्या बोला हुआ है यहाँ पे? इसका सार लिखना है लगभग एक तिहाई में, मतलब कि इसका 1/3 लिखना है आपको। ठीक है, अगर मान लो इसकी 3 लाइन है तो आपको उसको एक लाइन में खत्म करना है। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, सार लेखन जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। इसके बाद आपका पत्र आ जाता है जो कि 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें आपको चॉइस आई थी। तो ये वाला है आपका अनौपचारिक पत्र। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे ये पूर्ण विराम नहीं आएगा विकासनगर के बाद। ठीक है, 16 अक्टूबर 2023, पूज्य भाई जी, सादर प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है अनुच्छेद लेखन। ठीक है, निबंध लेखन। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं, 4 में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। तो आप किसी पे भी लिख सकते हो। समाचार पत्रों के विज्ञापन, लाभ, हानि और हानियां, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ, उपासना, किसी खेल का आंखों देखा वर्णन, या फिर लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। ये 10 मार्क्स का है आपका। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है आपने। यहाँ पे आपको उसका आंसर दिख रहा होगा। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व बताया गया है पहले। ठीक, और उसके बाद विशेषताएं भी बता दी गई हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। ठीक है, पहला पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है, तीसरा पॉइंट आपको ये दे रखा है, चौथा पॉइंट आपको ये दे रखा है, और ये रहा 5वां पॉइंट। ठीक, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन खत्म होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको बता देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इसमें आपके जो जो चैप्टर का जिक्र हुआ है, जैसे कविता से बात करें तो कविता में आपकी कौन कौन सी कविता आ जाती हैं। तो पहला तो दोहे चौकी चैप्टर नंबर 2 है, वो हो जाता है। उसके बाद जो है आपका आवाहन कविता, आज़ादी, बूढ़ी पृथ्वी, बीती विभारी जागरी, और उनको प्रणाम है। ठीक है, तो ये कविता जो है आपको कर लेनी है। और एक और ये चंद्र कहना से लौटती बेर। ठीक, उसके बाद चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में जो है आपको एक तो बहादुर वाला चैप्टर करना है। बहादुर के बाद आप करेंगे गिल्लू, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, बचेंद्री पाल, ये वाला जो है महिलाओं वाला, सुखी राजकुमार। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी की आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो जो जो चैप्टर भी मैंने बताया ये आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, सुखी राजकुमार, बहादुर, भारत की ये बहादुर बेटियां, ये वाला चैप्टर आपको करना ही करना है। गिल्लू, बहादुर, भारत की बहादुर बेटियां, सुखी राजकुमार, ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ। और मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस करवाया है हिंदी का। तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। सो वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडुसेंटर दिल्ली।